बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको 12th फिज़िक्स पीबीए प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और आपको जैसे कि कल की वीडियो में बताया गया था कि आपने अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके प्रोसीजर्स और कैलकुलेशंस जो हैं वो आपने कहाँ से करनी है, कैसे करनी है। ठीक है, अब अगर आपने कर ली है, एक दफ़ा प्रोसीजर देख लिया है और इस जो हर एक्सपेरिमेंट है उसको अंडरस्टैंड कर लिया है, तो उसके बाद ही आपने ये वीडियो वॉच करनी है। ठीक है, उससे क्या होगा कि हर एक्सपेरिमेंट में आपको किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, वो आपको पता चल जाएंगे और जिसकी वजह से वो है आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिसेस हो जाएंगी और जिसकी वजह से आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी और फिर आपसे जब कल एग्ज़ाम्स में पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से उन चीज़ों को आंसर कर सकते हैं। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की घेरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो सेक्शन ए में फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज, तो इसका जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। सबसे पहले आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हमारे पास स्लाइड वायर ब्रिज है, ये बेसिकली जो हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की भी जो आपके पास एग्जांपल होती है इस तरीके से, वो ये बिल्कुल उसी पे ही है काम कर रहा है। ठीक है, इसको अगर हम इस तरीके से जोड़ें तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी रेजिस्टेंस किधर लगी हुई है। ठीक है, और दरमियान में आपके पास गैल्वानोमीटर होगा। ठीक है, और जब ये नल पॉइंट पर जो है अगर इसको हम ए पॉइंट कर लें, ए से बी पॉइंट पर जो है जब नल पॉइंट आ जाता है, ए से बी पॉइंट पर जो है वो करंट फ्लो नहीं करता और गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि आपके पास अगर हम इनको रेजिस्टेंसेस को नाम दे दें R1, R2 और R3, R4। ठीक है, इसके नाम आपने चेंज नहीं करने, ये इसी तरह से होंगे R4। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो R1 जो यहाँ पर लगी हुई है ये R1 है, जो इधर लगी हुई है R2 है, और ये जो आपके पास पूरी वायर है इसके ऊपर जिस भी पॉइंट पर आप जॉकी रखते हैं और नल पॉइंट आ जाता है तो ये हमारे पास ए पॉइंट से लेकर जॉकी तक का जो है वो डिस्टेंस है जो है वो L1 होता है, ये जिसको आप R3 बोलेंगे और इसको आप R4 बोलेंगे। ठीक है, और जिसको आप L2 भी बोलते हैं। तो अब क्या होता है कि अब इन चारों में से कौन सी रेजिस्टेंस जो है वो आपकी अननोन है। ठीक है, अभी आपकी अननोन रेजिस्टेंस जो है वो R2 है, हो सकता है अननोन रेजिस्टेंस इधर लगा दें, R1 की जगह लगा दें, और नॉन रेजिस्टेंस जो है वो आपकी R2 की जगह लगा दें। तो वो भी आपको मतलब खुद से ही फार्मूला फिर डिज़ाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो है वो आपको जो आपके पास फार्मूला होता है वो किस तरह से होता है, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 डिवाइड बाई R4। ठीक है, तो अब इन R1, R2, R3, R4 में से आपको कौन सी फाइंड आउट करनी है, बेसिकली R2 वाली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये x के बराबर है, जो R1 है जो है वो अननोन है, सॉरी नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस को R कहते हैं। ठीक है, और ये R3 जो है वो आपके पास L1 है और R4 जो है वो L2 है। ठीक है, तो आप ज़रा इनको अगर लिख दें Rx और L1 और L2। ठीक है, इसको जब x के लिए आप अरेंज करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा L2 डिवाइड बाई L1 इंटू R। ठीक है, ये फॉर्मूला डिज़ाइन हो गया। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। वाई शुड द गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन एट द बैलेंस पॉइंट। अब जैसे कि आपको पता है कि बैलेंस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन वो ज़ीरो क्यों शो कर रहा था, क्योंकि दोनों पॉइंट्स जो थे अक्रॉस द ब्रिज, ठीक है, उनके दरम्यान में पोटेंशियल जो है वो उनकी सेम पोटेंशियल होगी तो वो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, कंप्लीट द मिसिंग एंट्रीज इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर आपको यूनिट्स लिखने हैं रेजिस्टेंस का, ठीक है, लेंथ का और अननोन रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, जो यूनिट है रेजिस्टेंस का तो आपको पता है ओहम है। ठीक है, और जो है इसका ये सिंबल है आपके पास, ये सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, बुक में जो है वो प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से यहाँ पे मीटर लिखा हुआ था, मीटर में नहीं हो सकता क्योंकि वो पूरी जो आपके पास स्लाइड वायर ब्रिज होती है ना पूरी, उसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर होती है।
ठीक है। 1 मीटर होती है तो 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, यानी यहाँ से आपको 1 2 3 ऐसा करके 100 तक जो है वो लाइंस नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अगेन ये भी मीटर में सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ सेंटीमीटर, दिस इज़ ओहम। ठीक है, ये भी ओहम में है। अच्छा, अब आपने ये तो बहुत इजी है, L2 कैसे निकालते हैं। ये पूरी लेंथ हमारे पास 100 है। ठीक है, और जब हमें L1 पता चल गया तो 100 में से L1 निकालेंगे तो L2 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप फाइंड आउट कर लें। और फिर जब आपके पास ये आ जाएंगे तो रेजिस्टेंस का फार्मूला जो है वो आपने अभी रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाया था L2/L1 इंटू आर। ठीक है, तो वो आपने फाइंड आउट करना है और उसके बाद ये टेबल आपने कंप्लीट करना है और फाइंड द मीन रेजिस्टेंस एक्स। ठीक है, मीन रेजिस्टेंस एक्स आपने फाइंड आउट करनी है। तो मीन क्या आएगा, जैसे अगर मैं कहती हूँ यहाँ पर 2 आंसर आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो मीन हम निकालेंगे तो मीन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 2 + 3 + 4 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा मीन रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने फाइंड आउट करना है। तो अभी मैं आपको आंसर्स भी इसके दिखा देती हूँ ताकि आप इसको क्रॉस चेक कर लें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द लेंथ ऑफ द वायर इन द मीटर ब्रिज इज अनइवन। अब देखें, पूरी जो हमारे पास मीटर ब्रिज है वो अगर अनइवन होगा, ठीक है, उसकी लेंथ अनइवन होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पूरा का पूरा जो हमारा जो फार्मूला था वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हम जो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर कर रहे थे उसकी मेजरमेंट जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगी। और सेकेंडली आपके पास जो पोटेंशियल जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी ना अक्रॉस द ब्रिज, वो भी जो है वो अनइक्वल हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से रिजल्ट्स जो हैं वो रॉन्ग आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू have the constant temperature environment in this experiment। अब ऑब्वियसली बात है जब टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, रेजिस्टेंस के साथ है। ठीक है, रेजिस्टेंस के साथ है, टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है और फिर इसकी वजह से जो हम अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट जो है वो टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो जो वायर में करंट मूव कर रहा है उसकी रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा और रिजल्ट्स पे भी वो अफेक्ट करेगा। तो ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, आप टेबल की जो कैलकुलेशंस है उनको भी मेजर कर सकते हैं, अपने के साथ चेक कर सकते हैं कि आपने ठीक कैलकुलेट किया या नहीं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अ सर्किट डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज शोन बिलो। ठीक है, अगेन ये वही हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है जिससे हमने क्या फाइंड आउट करना है, अननोन रेजिस्टेंस एक्स फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज़ करना है। तो इसके भी इसी तरह से आपके पास क्वेश्चंस हैं 9 मार्क्स के। ठीक है, 9 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और 9 मार्क्स में सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जॉकी इन दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बेसिकली ये नल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, जिसको आप बैलेंस पॉइंट भी कहते हैं, यानी मीटर रॉड पे वो वाला पॉइंट जिस पर अक्रॉस द ब्रिज जो है कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा और गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, जॉकी का ये पर्पस होता है, काम होता है। फिर आपने देखें 5 मार्क्स का ये टेबल फिल करना, और टेबल तो बिल्कुल आप कह लें हलवा है। मतलब अगर कोई किसी बच्चे की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है ना और अगर उसको ये व्हीटस्टोन ब्रिज वाला अगर एक्सपेरिमेंट आ जाता है तो वो पूरे प्रैक्टिकल में ही पास हो जाएगा, क्योंकि देखें 5 नंबर का आपको 15 में से 5 नंबर ही चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, पास होने के का तो मसला ही हल हो गया। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पर उन्होंने यूनिट्स पूछे में, अगेन यूनिट्स हमें पता है। ठीक है, रेजिस्टेंस का ओहम होता है, लेंथ जो है वो सेंटीमीटर है। अगेन बुक जिन स्टूडेंट्स ने बुक बाय की हुई है तो उनको पता है कि यहाँ पर मीटर गलती से ना मीटर लिखा गया, तो मीटर नहीं है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है अननोन रेजिस्टेंस का यूनिट भी जो है वो ओहम हो जाएगा। ठीक है, अगेन आपने ये कैलकुलेशंस कर लेनी है। 100 में से 29.3 माइनस करेंगे, फिर 23.5 और 19.4 माइनस करेंगे। जब वो आ जाएगा तो आपने x का जो फार्मूला है वो लगाना है, x = L2/L1 इंटू आर। ठीक है, तो वो उससे आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखें मतलब कितना आसान, बहुत आसान। मतलब अगर एग्जामिनर ने ना आपको बिल्कुल हलवा पेपर देना हुआ ना तो वो आपको ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ये एक्सपेरिमेंट दे देगा। अगर कुछ और टफ टाइम देना हुआ था जिसमें मतलब कुछ ग्राफ शराफ आते हैं वो वाला आ जाएगा। देन देखें ये वाला जो एक और नंबर है ये भी कितना मुफ्त का ही नंबर है। अगेन आपको मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन आपको बता दिए कैसे फाइंड आउट करना है। जो भी वैल्यूज़ यहाँ पर आई होंगी 2 3 4 जो भी वैल्यूज़ आई होंगी, ठीक है, उनको आपने ऐड करना है, 3 पे डिवाइड करना है हमेशा, क्योंकि जितनी वैल्यूज़ होती हैं ना उनको उतने पे डिवाइड करना है। अगर आपने कोई 5 वैल्यूज़ कर रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ का मीन निकालना है तो उसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। ठीक हो गया।
चलिए, ये आपको मीन फाइंड आउट करना आ गया। इनके भी आंसर्स मैं आपको शो करती हूँ, आप देख लीजिएगा कि इसका क्या आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट बैलेंस पॉइंट इन दिस एक्सपेरिमेंट। मतलब जब हमें एग्जैक्ट बैलेंस पॉइंट मिल जाता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है। ठीक है, देखिए, अगर हमें एग्जैक्ट बैलेंस पॉइंट मिल जाता है तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि हमें ये यानी श्योर हो जाएगा कि हमारे पास जो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ ये वाला और ये वाला जो पॉइंट था हमारे पास, ठीक है, जिसके बीच में गैल्वानोमीटर लगा हुआ था, ठीक है, यानी इधर भी आपके पास रेजिस्टेंस होती है और इधर भी रेजिस्टेंस होती है ना, इस तरीके से। तो उसमें ये हमें श्योर हो जाता है कि ये इस दोनों जो वायर्स हैं, यानी ये वाला जो रास्ता जा रहा है और ये वाला जो जा रहा है, इनके दरमियान में पोटेंशियल जो है वो इक्वल है। अगर ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के दरमियान में पोटेंशियल इक्वल ना होती तो ऑब्वियसली बात है कि करंट ने फ्लो करना था और गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन जो करनी थी। तो ये जो पोटेंशियल है अक्रॉस द ब्रिज, यानी ये दोनों वायर्स के अंदर, वो इक्वल है। ठीक है, ये श्योर हो जाता है। और फिर हमने जो प्रॉपर R1 बाई R2 एंड इज इक्वल टू R3 बाई R4 से जो है हम करेक्ट मेजरमेंट्स ऑफ अननोन रेजिस्टेंस जो है वो कर सकते हैं, यानी अननोन रेजिस्टेंस को करेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये लाइक बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हाउ डज इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द वायर अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द बैलेंस पॉइंट डिटर्मिनेशन। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पर हमें उन्होंने ये नहीं बताया कि लाइक एक्यूरेसी इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। उन्होंने कहा कि अगर हम इंक्रीज़ कर देंगे लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, ये जो पूरी हमने वायर यहाँ पर लगाई हुई थी, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, यानी ये जो वायर है ना, ये वाली, ठीक है, ये, ठीक है, अगर इसकी लेंथ को बढ़ा दें, अभी तो हमारे पास ये 1 मीटर है, मीन्स के 100 सेंटीमीटर, तो अगर इसको बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी का क्या होगा सीन। मतलब अगर सेम वही क्वेश्चन है कि अगर हम इसकी लेंथ को कम कर देते हैं तो फिर हम इस पे जॉकी रख के इससे जो बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करें तो उसका क्या होगा। मीन्स के अब अगर बढ़ा दें या कम कर दें तो बेसिकली एक्यूरेसी से उसका क्या ताल्लुक है। ठीक है, तो उसका क्या है, हमारे पास जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ही हमारे पास समझें कि जो मेजरमेंट की रेंज है ना, मतलब वो ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्वियसली बात है कि बहुत ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन पर हम जो है वो बैलेंस पॉइंट चेक कर पाएंगे और मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे अब हमारे पास। जितनी वायर, ऑब्वियसली बात है कि जितनी छोटी होगी तो हमें उतना ही बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने में मुश्किल होगी, क्योंकि जो है वो हमारे पास जितनी ज़्यादा लेंथ कम होती जाएगी तो वो जो हमारे पास बैलेंस था जिसमें पोटेंशियल यानी जो करंट है, करंट ने दोनों तरफ डिवाइड होना था, ठीक है, अप साइड द ब्रिज और डाउन साइड द ब्रिज यहाँ पर, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली बात है अगर लेंथ जो है वो कम होगी तो यहाँ पर जो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल ने जाना होगा और उधर जो पोटेंशियल जा रही है तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल हो जाएगा तो जिसकी वजह से जो है वो रिजल्ट्स भी जो है वो एक्यूरेट नहीं होंगे। सो ये डिसाइड हुआ कि इंक्रीजिंग लेंथ से जो है वो हमारे पास एक्यूरेसी जो है वो बढ़ती है। ठीक है, यानी रिजल्ट्स की एक्यूरेसी बढ़ती है, जितनी ही ज़्यादा हम लेंथ इंक्रीज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्यूरेसी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास तमाम क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं। आप यहाँ पर टेबल से अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो भी मैच कर लें कि आपका भी वही आंसर आया। अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया, आपने क्यों कैलकुलेशंस में मिस्टेक्स की हैं, और अगर ठीक आया तो दैट्स ग्रेट। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपने जो है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है दोनों टेस्ट्स। ठीक है, दोनों टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं स्लाइड वायर ब्रिज या व्हीटस्टोन ब्रिज के। ठीक है, और आपको जो इसके प्रोसीजर का जो पेज दिया हुआ था, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर, उसको आपने बहुत अच्छे से कर लेना है, क्योंकि 2 या 3 मार्क्स का प्रोसीजर भी आ सकता है कि मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज को आप कैसे सेटअप कर सकते हैं, वो कैसे काम करता है, तो वो प्रॉपरली आपने बताना होगा कि किस तरीके से हमने इन सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट किया है। ठीक है, वायर की लेंथ क्या है, जॉकी को किस तरह से मूव करते हैं, बैलेंस पॉइंट फाइंड करते हैं, फार्मूला क्या है, तो ये 3 मार्क्स का आ सकता है प्रोसीजर। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वगैरह या आपसे पूछे जा सकते हैं तो वो भी आपको बता दिए गए थे। तो यहाँ से जैसे कि आपसे पूछ लिया, इनमें मतलब एक तो टेबल वगैरह वाला तो आता ही है क्वेश्चन, ठीक हो गया। उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट करने का फ़ायदा क्या है, लेंथ इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, जॉकी क्यों यूज़ करते हैं, इसी तरीके से आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो अगर आपने अच्छे से एक्सपेरिमेंट जो है उसका प्रोसीजर पढ़ा हुआ है तो आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर लेंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट वीडियो में आप जो है वो सेकंड जो हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर, इसके हम जो है वो करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा स्टूडेंट्स का शेयर करें ताकि वो भी प्रैक्टिस टेस्ट को जो है वो परफॉर्म कर सकें, उनके आंसर्स को याद कर सकें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।